एवरीवन, तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर ईबो अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी के लिए चाइना लौट रहा था और वहीं दूसरी तरफ जहान इस बात से बहुत उदास था और ना ही सिर्फ जहान, ईजा भी। अब उसके आगे ईबो जहान को फाइनल गुड बाय कहकर निकल चुका था चाइना के लिए। घर में बहुत ज़्यादा शांति थी, हद से ज़्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे घर वापस से उसी सिचुएशन में पहुंच चुका है जहाँ पर जिस टाइम पर ईबो नहीं हुआ करता था। ईबो के आने से पहले ईबो के आने के बाद ये घर बहुत लाइवली था। ईजा की भी हंसी खेलने की आवाज़ सुनाई देती थी, पर अभी घर में बहुत ज़्यादा सैडनेस है। ईजा और यूजा शांति से खेल रहे हैं, वही दूसरी तरफ जहान डिनर तैयार कर रहा है, पर उसका ध्यान उसमें नहीं है। उसके दिमाग में अभी भी ईबो ही चल रहा है। उसे जाए हुए ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे हो चुके हैं, पर जहान बार बार यही सोच रहा है कि आगे क्या होने वाला है। जहान को इस तरीके से बहुत ज़्यादा डाउन और सैड ईजा भी ऑब्जर्व कर रहा था, जो वहीं कोने में योजा के साथ बैठकर खेल रहा था। योजा तो खेलने में बिजी था, पर ईजा जहान को देखने में बिजी था। तभी ईजा ने योजा की तरफ देखते हुए कहा, योजा तुम्हें क्या लगता है अंकल को वो पेपर मिल जाएगा ना? योजा ने कंफ्यूज होते हुए अपने गगा की तरफ देखा और फिर उसने आधे अधूरे शब्दों में कहा, पेपर? गगा? ईजा ने कहा, हाँ वो पेपर जो मैंने अंकल यूपो को दिया था। क्या उन्हें समझ आएगा कि उस पेपर में उनका नाम लिखा हुआ है मेरे पेरेंट सेक्शन में? और अगर उन्हें पता चलेगा तो वो क्या करेंगे योजा? क्या डैड की तरह वो भी नाराज हो जाएंगे? क्या उन्हें पता है? ये कहते हुए ईजा बस योजा से बातें कर रहा था, पर योजा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस कंफ्यूजन में अपने गागा की तरफ देख रहा था। पर ईजा अपने दिल की बात योजा से कह सकता था, यही कहो अपना वो डर जो उसे लग रहा था। ईबो की पॉकेट में उसने वो पेपर रख तो दिया था, पर अब उसे घबराहट हो रही थी। उसे खुद भी नहीं पता उसने ईबो की पॉकेट में वो पेपर क्यों रखा जिसके अंदर जहान और ईबो का नाम लिखा हुआ है उसके पेरेंट सेक्शन में। पर उसने ये कर दिया। बस उसका मन करा कि ईबो के जाने से पहले वो ऐसा कुछ करे ताकि ईबो वापस लौट कर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ईजा को ये बात समझ आ गई थी। उसके छोटे से दिमाग में बात बैठ गई थी कि अगर ईबो जहान के साथ होगा तभी जहान खुश होगा। अब लगभग आधे घंटे के बाद जहान ने फाइनली डिनर टेबल के ऊपर डिनर लगा दिया था। उसने ईजा को आवाज़ लगाते हुए कहा, बेबी कम ऑन, डिनर का टाइम हो गया है। ईजा ने योजा का हाथ पकड़ा और वो धीमे धीमे कर जहान के पास आ गया, पर उसका चेहरा बता रहा था कि उसे डिनर करने का कोई मूड नहीं है। जहान ने ईजा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या हुआ है? पर ईजा सिर्फ जहान की तरफ देखने लगा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। तभी योजा ने कहा, डैड सैड, गगा सैड। योजा की ऐसी बातों पर ईजा और जहान दोनों का ही ध्यान चला गया था। ईजा ने तब पाउट बना लिया था और वो योजा को घूर रहा था, वहीं जहान उन दोनों के लेवल पर बैठ गया। जहान ने ईजा की तरफ देखा, फिर योजा की तरफ देखते हुए कहा, काका सैड है तुम्हारे? योजा ने कहा, यस डैड, काका सैड है। ईजा ने कहा, योजा। तभी योजा ने ईजा की तरफ देखा, फिर जहान की तरफ देखा, फिर वो चुप हो गया। जहान ने कहा, ईजा योजा के ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? और क्या सच में तुम सैड हो? ईजा ने कहा, नो डैड ऐसा कुछ नहीं है। जहान ने कहा, झूठ बोलना गंदी बात है ना? ईजा ने पाउट बनाते हुए कहा, आप भी तो सैड है ना डैड? तो मैं भी। जहान ने कहा, मैं कहाँ सैड हूँ? ईजा ने लगभग जहान को घूरते हुए कहा, डैड अभी आप ही ने तो कहा ना झूठ बोलना गंदी बात है, एंड अब आप खुद ही झूठ बोल रहे हो। ये कहते हुए वो जहान को क्लियर कर रहा था। जहान ने लगभग हंसते हुए कहा, ओके ओके ठीक है मैं नहीं कोई झूठ बोल रहा, मैं बस सैड नहीं हूँ, थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ यू नो। ये कहते हुए उसने ईजा और योजा को गोद में उठाया और वहीं अपनी अपनी चेयर पर उन्हें बिठाते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, कभी कभी डैड कभी कभी अडल्ट लोग डाउन हो जाते हैं। ईजा हर वक्त हर कोई हैप्पी नहीं रह सकता ना। ईजा ने कहा, डैड आप फिर झूठ बोल रहे हो। जहान ने कहा, मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ बेबी। ये कहते हुए उसने ईजा और योजा को उनका डिनर सर्व कर दिया था। ईजा ने अपने डिनर की तरफ देखा, फिर जहान की तरफ देखा, फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, आप जब भी सैड होते हो ना, आप ऐसी ही डिश बनाते हो, बेबी कॉर्न सूप विद लॉट्स ऑफ वेजीज, आई हेट इट। जहान ने कहा, ईजा वेजिटेबल्स अच्छी होती हैं बेबी। ईजा ने कहा, नो डैड, जब आपका मूड डाउन होता है तब आप ये डिशेस बनाते हो, तो आप प्लीज़ मुझे बनाओ मत। ये कहते हुए ईजा सिर्फ मुंह बना रहा था खाने को देखकर। वहीं जहान सिर्फ हल्के से चक्कर करता है और वो डिनर करना शुरू करता है, पर उसका मन डिनर में नहीं लग रहा था। तभी ईजा ने कहा, डैड क्या आप अंकल के जाने से सैड हो? वरना सिर्फ एकदम से खाते खाते ईजा की तरफ देखा, फिर कहा, ऐसी कोई जगह नहीं मैं क्यों सैड होने लगा? आशा ना हो। ईजा ने कहा, पागल हो तो गया था। आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रही अंकल की? बिल्कुल पागल। जहान ने कहा, क्या तुम्हें याद आ रही है? ईजा ने तपाक से कहा, हाँ मुझे याद आ रही है। जहान ने कहा, सीरियसली? तो उसने चॉपस्टिक्स को नीचे रखा और ईजा की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हें तो आखिरी बार वो बिल्कुल पसंद नहीं है ना? तुम दोनों की तो हमेशा लड़ाई होती है ना? ईजा ने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे वो पसंद नहीं है, आई लाइक हिम, बट हाँ वो जब मुझे टीज करते हैं ना तब हम दोनों की लड़ाई हो जाती है, स्पेशली आपके लिए।
बिकॉज आई लव यू मोर डैड एंड यू लव मी मोर। बट अंकल ईबो बोलते हैं कि वो आपको ज़्यादा लव करते हैं और आप भी उनसे ज़्यादा लव करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा, इसीलिए मैं उनसे फाइट करता हूँ। जहान ने कहा तुम भी ना। खैर हाँ ये बात तो सही है, तुम्हारे अंकल ईबो की थोड़ी सी तो मुझे याद आ रही है, जैसे कि तुम्हें थोड़ी सी आ रही है। ईसा ने कहा मुझे नहीं आ रही। जहान ने कहा सच्ची। ईसा ने कहा ओके ओके थोड़ी सी आ रही है। तभी योजा ने उन फादर और सन की कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करते हुए कहा आ रही है, याद आ रही है। जान ने हंसते हुए कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें भी याद आ रही है, चलो चलो अपना डिनर करो, बहुत बातें हो गई। ये कहते हुए वो ईसा और योजा को शांत कर फाइनली डिनर करने स्टार्ट कर देता है। बट एज यूजुअल जान का ध्यान नहीं था और ना ही उसका मन था, इसीलिए उसने थोड़ा सा ही खाया। ईसा और योजा ने भी ज़्यादा नहीं खाया। अब लगभग 2 घंटे के बाद जान ईसा और योजा को बेड पर लेकर उन्हें बेड टाइम स्टोरी सुना रहा था। धीरे धीरे स्टोरी सुनाते सुनाते ईसा और योजा सो भी जाते हैं। जान ने स्टोरी बुक को साइड में रखा और वो बस सामने सीलिंग की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपने मन में कहा क्या मुझे ईबो को कॉल करना चाहिए। उसे अपनी और ईबो की कॉन्वर्सेशन याद आ जाती है ईबो के निकलने से पहले, जो कि उसने लेट नाइट में की थी, जब ईबो ने जान की तरफ देखते हुए कहा था अब जब मैं लौटूंगा तो मुझे आपसे सिर्फ सच सुनना है, वो सारे सवालों के जवाब चाहिएगा जो मैं जानना चाहता हूँ। जान ने सिर्फ अपनी नज़रों को झुका लिया था, पर कहीं ना कहीं उसने अपना मन बना लिया था कि वो ईबो के सामने, ईबो के साथ खुद को ओपन अप करेगा। और ईबो ने जाने से पहले जान को अपना फ़ोन नंबर भी दिया था, उसे कहा था वो चाहे तो ईबो को कॉल कर सकता है। तो जान अपने फ़ोन को हाथ में लेकर बस यही सोच रहा था क्या उसे ईबो को कॉल करना चाहिए, क्या मैसेज कर पूछना चाहिए कि ईबो चाइना पहुंच गया या नहीं। ये सारी कश्मकश उसके दिमाग में चल रही थी। वो बार बार अपना फ़ोन ऑन करता फिर बार बार बंद कर देता। ऐसे करते करते जान को लगभग आधा घंटा हो गया था एंड वो बस अपना फ़ोन रखने ही वाला था, तभी अचानक से एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। जान ने अपना फ़ोन तुरंत ओपन कर देखा तो वो किसी और का नहीं बल्कि ईबो का मैसेज था, जिसमें उसने लिखा हुआ था आई रीच्ड। जान ने तुरंत वापस एक मैसेज टाइप किया आर यू ओके विथ योर फ्लाइट। ईबो ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया यस। जान ने फिर से एक मैसेज टाइप किया और उसमें लिखा आर यू ओके। ये मैसेज टाइप करते वक्त जान का दिल भी बहुत धड़क रहा था, क्योंकि वो जानता था ईबो ओके तो बिल्कुल भी नहीं होगा। पर पता नहीं क्यों जान ईबो से पूछना चाहता था, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे भी उसे घबराहट हो रही है चाइना के नाम से ही। तो ईबो तो वह चाइना लौटा है और वो भी जिस काम के लिए वो गया है, जान सोचना नहीं चाहता, क्योंकि अगर वो सोचेगा तो वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाएगा। और जान अपने दिमाग को जानता है कि उसका दिमाग कितना तेज़ और कहाँ कहाँ दौड़ता है, और जान नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, वो भी खासकर जब उनके बच्चे घर पर हैं। तो इसीलिए जान बस इंतज़ार करने लगा ईबो के मैसेज का, पर ईबो ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया। जान का वो मैसेज सीन तो था पर कोई जवाब नहीं था। जान ने बहुत देर तक फ़ोन की स्क्रीन पर देखा एंड एट लास्ट उसने फ़ोन को बंद कर वहीं साइड में रख दिया, क्योंकि वो समझ गया था खामोशी का मतलब यही है कि ईबो को नहीं समझ आ रहा कि क्या जवाब देना चाहिए। यह दुख इतना है कि शब्दों में उसे पुरोया नहीं जा सकता। जान के मन में एक बेचैनी थी। जब से जी ने वो सब कुछ जान से कहा है, उसका मन और ज़्यादा बेचैन हो गया है, और ज़्यादा उसे अतीत का वो पल कचोट रहा है। उसे अपनी गलती और ज़्यादा गिल्ट महसूस करा रही है। चाइना से भागना जान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो दिन जान को याद है जब वो लोग फ्लाइट में थे और जान को उस न्यूज़ के बारे में पता चला था, वो भी हुआन के थ्रू। उस दिन वो सब यानी कि पूरी टीम जान की नैरोबी से चाइना लौट रही थी। तभी अचानक से हुआन को हॉस्पिटल की तरफ से कॉल आता है, क्योंकि हॉस्पिटल में जान के केस को लेकर बहुत ज़्यादा काओस मचा हुआ था। हॉस्पिटल के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा था और इस वक्त हॉस्पिटल स्टाफ जानना चाहता था कि उनका वो डॉक्टर आखिर है कहाँ। इसीलिए उन्होंने हुआन को कॉल किया था और हुआन को वो सब कुछ पता चला था चाइना में हो रहा था। हुआन जान के केस को जानता था। जान का जब फर्स्ट टाइम डिप्रेशन हुआ था तो हुआन ने ही जान को उस डिप्रेशन से निकलने में हेल्प की थी। इसीलिए जैसे ही हुआन को वो सारे केस के बारे में पता चलता है, उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि वो जान के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसे पता था अगर जान के सामने एक केस आएगा तो जान के माइंड पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए ये सब चीज़ को, सिचुएशन को उसे संभालना था। तो उसने उस प्राइवेट जेट की लैंडिंग चाइना की जगह हांगकांग में कराई थी, क्योंकि वो पहले खुद सिचुएशन को समझना चाहता था और अपनी टीम को काम करना चाहता था। स्पेशली जान को पूरी सिचुएशन बहुत धीमे से समझाना चाहता था। जान ने प्रोटेस्ट तो किया था, पर हुआन ने पूरी मेडिकल टीम से ये कहा था कि किसी इंपॉर्टेंट वीआईपी पर्सन को उनका इस वक्त मेडिकल सपोर्ट चाहिए, इसीलिए उन्हें हांगकांग में कुछ दिन रहना होगा, उसके बाद वो चाइना लौटेंगे। और जान को बहुत हद तक कहीं ना कहीं हुआन ने कन्विंस कर लिया था। और दूसरा, जनाया
एक फॉरेन पर्सन थी, तो उसका भी कुछ पेपर वर्क होना था जो कि चाइना के बाहर अगर निपटा लिया जाता तो बेहतर रहता। इसलिए जान भी सनाया का पेपर वर्क करने के लिए उस चीज़ में बिजी हो जाता है। वहीं दूसरा हुआन ने जी को सब कुछ बता दिया था और अब बारी थी सिचुएशन को सब कुछ हैंडल करने की। हुआन को तो लगा था कि उसने सान को या सान से जुड़े हुए सच को छुपा लिया है, पर खबरें बहुत जल्दी पहुंचती हैं और ऐसा ही हुआ। जी, हुआन, हाउशुआन की लाख कोशिश करने के बावजूद भी सान तक वो खबर पहुंच ही गई थी। एक्चुअली उसने गलती से अपना लैपटॉप एक्सेस कर लिया था जिसे जी ने छुपा कर रखा था। जी ने सान को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी थी जो उसे इंटरनेट से कनेक्ट कर पाए, जहाँ से सान वो न्यूज़ सुन पाए। पर सान जी का लैपटॉप एक्सेस कर लेता है और जब वो ये न्यूज़ लैपटॉप में दिखता है, अपने खुद के मेडिकल फोरम पर दिखता है, तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। वो डर एक बार फिर से सान की पूरे शरीर में जैसे जैसे दौड़ पड़ता है। सान की आंखों में से आंसू अपने आप ही निकल जाते हैं, पर सान उन्हें पोंछ लेता है। वो करवट पलटता है और बस यही सोचने लगता है कि आगे ईबो और सान का क्या होगा। ईबो की ज़िंदगी चाइना में है और सान की स्टेट्स में है। दोनों एक साथ कैसे रह पाएंगे? क्या ईबो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ स्टेट्स में आएगा या फिर सान यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर चाइना लौट सकता है? पर सान को तो सुजन का प्रॉमिस पूरा करना है ना। क्या करे सान को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था, तभी फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। जान ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया तो आंट मैरी कॉल कर रही थी। जान को थोड़ा डाउट हुआ कि लगभग 2 बजे आंट मैरी क्यों कॉल कर रही है, इसलिए उसने फटाक से फ़ोन उठाया और जैसे ही उसने फ़ोन उठाया आंट मैरी की घबराई हुई आवाज़ आती है। उसने जान से कहा, जान प्लीज़ घर पर आओ। जान ने कहा, आंट मैरी सब कुछ ठीक तो है? आंट मैरी ने कहा, जान प्लीज़ जल्दी घर पर आओ, सुजन की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही जान ने सुना, एकाएक उसकी पूरी बॉडी फ्रोज हो गई। वो तुरंत अपने बिस्तर से बाहर निकलता है, ईज़ा और यूज़ा को अच्छे से टक करता है और दौड़ता हुआ जल्दी से अपने घर से बाहर निकलता हुआ वो सुजन के घर की तरफ चला जाता है। क्योंकि सुजन एक हार्ट पेशेंट है और कभी कभी उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, और आंट मैरी का जब इस तरीके से फ़ोन आता है तो साफ़ है कि उसे इस वक्त कॉम्प्लिकेशन सी हो रही हैं और शायद सुजन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। इसलिए जान एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता एंड जैसे ही 5 मिनट के बाद वो घर में जाता है, सुजन कंप्लीटली अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। आंट मैरी बहुत ज़्यादा घबराई थी और जैसे ही उन्होंने जान को देखा, उन्होंने दौड़ लगाते हुए कहा, प्लीज़ जान कुछ करो। सुजन, जान ने कहा, काम डाउन, पहले मुझे पता हुआ क्या है। ये तो हुए वो सुजन को चेक करने लगा। आंट मैरी ने कहा, पता नहीं, वो बस अपने चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत कर रही थी। लगभग आधे घंटे से ही हो रहा था। मैं उसे कह रही थी कि उसे तुम बुला लेना चाहिए, पर लड़की बहुत ज़िद्दी है। जब से ये अपने काम से लौटी है ना, तब से इसकी हालत ऐसी ही है। एक और सुबह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। जान ने कहा, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये कहते हुए गुस्सा करने लगा। आंट मैरी ने कहा, मैंने तो उस लड़की से कहा था पर ये मेरी सुनती ही नहीं है। जान ने कहा, अभी ये सब बात करने का वक्त नहीं है, कम ऑन। सुजन की सारी मेडिसिन कहाँ है, उसकी ड्रग्स, उसकी इंजेक्शंस कहाँ है वो? आंट मैरी ने कहा, मैं भी लेकर आती हूँ, ये कहते वो दौड़ते हुए जाती हैं और सुजन का पूरा मेडिकल किट वहाँ पर लेकर आती हैं। एंड सान, बेशक उसने अपनी पढ़ाई छोड़ के ना दी हो या उसे अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ना मिली हो, पर सान एक डॉक्टर है, सर्जन है, उससे बात को कैसे भूल सकता है? वो सुजन के केस को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुका है। वो जानता है सुजन की कंडीशन को किस तरीके से हैंडल करना है, टैकल करना है। इसीलिए उसने तुरंत उस मेडिकल किट में से वो इंजेक्शन बाहर निकाला जो उस वक्त सुजन को चाहिए। एंड 10 मिनट के बाद सुजन की हालत थोड़ी सी ठीक थी। सन वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगता है इंजेक्शन के असर होने का और सुजन के होश में आने का। उसने आंट मैरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप बच्चों के पास जा सकती हैं? आंट मैरी ने कहा, सुजन। सान ने कहा, मैं यहाँ हूँ। आंट मैरी ने कहा, ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है, तो वो ईज़ा और योज़ा के पास चली गई थी और सान वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगा सुजन के होश में आने का। वहीं दूसरी तरफ चाइना में ईबो लैंड कर चुका था। उसका फेस, उसका पूरा जिस्म कंप्लीटली फ्रोजन था। यहाँ चाइना में आते के साथ ही उसके बहुत सारे जख्म हैं जो खुल जाते हैं, बहुत सारी यादें हैं जो बस एक के बाद एक उसे परेशान करने लगती हैं, खासकर उसके डैड की वो यादें। इवन अपनी आंखों को झट से बंद किया। वो इस वक्त अपनी कार से होटल जा रहा था। वो अपने घर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो होटल में कुछ दिन स्टे करेगा और उसके बाद ही यहीं से फंक्शन में शामिल होगा। चैंग भी उसके साथ था, पर कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद वो लोग अपने होटल में चेक इन करते हैं। सारी फैसिलिटीज़ का अरेंजमेंट हो चुका था। ईबो डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है, चैंग से ही अपने रूम में चले जाते हैं। अंकल सुओ भी वहाँ थे, पर फिलहाल अभी कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। लगभग 1 घंटे के बाद ईबो ने एक शावर लिया। अपने सारे कपड़ों को उसने वहीं अपनी लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया था और उन कपड़ों में ईसा का वो पेपर भी था जिस पर अभी तो ईबो की नज़र नहीं गई थी। पर क्या जाएगी, ये एक सवाल था।
वो अपने बेड पर लेट जाता है। उसके मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे, बहुत सारे, पर वो अभी कुछ सोचना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने साइड ड्रॉवर में से अपनी नींद की गोली को बाहर निकाला, एक नींद की गोली ली और वो बस अपनी आंखों बंद कर सो गया, क्योंकि उसे और उसके माइंड को इस वक्त आराम की ज़रूरत है। हाँ, अगर वो आराम नहीं करेगा तो आगे के फंक्शन को कैसे अटेंड करेगा ये वो खुद नहीं जानता। इसीलिए बस आंखें बंद कर लेता है। धीरे धीरे दवाई अपना असर करती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अभी भी वो सवाल चल रहा था जहान का, जो उसने मैसेज में पूछा था, यू ओके। अब पूरी रात बीतने के बाद लगभग सुबह के 8 बजे सुजन को धीरे धीरे होश आ रहा था। जैसे उसे होश आता है वो सामने एक शख्स को बैठा हुआ देखती है। उसकी आंखें थोड़ी सी अनक्लियर थी, लेकिन जब क्लियर होती हैं तो जहान सामने खड़ा हुआ था और उसे ही घूर रहा था। सुजन ने कहा, माय गॉड, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जहान ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो, मरना चाहती हो? सुजन ने कहा, जहान ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। सुजन ने कहा, ओके ओके ठीक है, मुझे बस पेन हो रहा था और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जहान ने कहा, डिस्टर्ब? सुजन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और तुम्हारी हेल्थ से खिलवाड़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुजन ने कहा, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ और तुम अपने लवर के दुख में उदास थे और मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तुम्हारा लवर तुम्हें छोड़कर चला गया और तुम मेरे लिए रो, ये तो फेयर नहीं होगा ना। जहान ने कहा, सुजन मजाक करना बंद करो। सुजन ने कहा, ओके ओके ठीक है, मैं तुम्हें कहा था ना मेरे डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मुझे जाना था और मुझे बहुत सारे कामों को ख़त्म करना था और एक रिप्लेसमेंट भी चाहिए था, तो मैं बस टेंस थी, बहुत सारे लोगों से बातें कर रही थी पर कोई नहीं मिल रहा। जहान ने कहा, तुम्हें रिप्लेसमेंट चाहिए? सुजन ने कहा, या तुम्हारी नज़र में कोई है? जहान ने कहा, तो मैं कर लेता हूँ। सुजन ने कहा, मैन तुम्हारे पास ईसा की जिम्मेदारी है और मैं नहीं चाहती कि तुम क्लब वगैरह में जाओ। जहान ने कहा, कम ऑन, कुछ दिन की बात है सुजन, 2-4 दिन में तुम लौट आओगी और 2-4 दिन तुम्हारी जॉब को करना, इट्स नॉट अ बिग डील, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सुजन ने कहा, आर यू श्योर? तो सिर्फ एक लुक दिया। सुजन ने कहा, ठीक है ठीक है। जहान ने कहा, तुम्हें कब जाना है? सुजन ने कहा, बोला ना इस हफ्ते की ही अपॉइंटमेंट मिली है, तो कल या परसों में मुझे निकलना है, उसके बाद देखते हैं मेरा कब तक नंबर आ पाता है। जहान ने कहा, सुजन तुम बाहर जानती ही क्यों, आई मीन यहाँ पर भी तो। सुजन ने कहा, प्लीज़ फिर से मत शुरू करो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ रीज़न, एंड ओके ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ क्या क्या कैसे कैसे करना है, एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखना। जहान ने कहा, छोड़ो भी, बताओ मुझे कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। इसके बाद जहान और सुजन बिजी हो जाते हैं। सुजन बताने लगती है जहान को कि उसे कौन कौन सी जॉब पर कैसे कैसे जाना है, और जहान बस सुन रहा था। सुजन ने कहा, देखो मैंने लाइब्रेरी में और मॉल में तो अपनी रिप्लेसमेंट ढूंढ ली है, रात की रिप्लेसमेंट नहीं मिली है, आई मीन क्लब की और टैल की। तो जहान ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं चला जाऊँगा। सुजन ने कहा, अपना ख्याल रखना। जहान ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। सुजन ने कहा, मैं बस तुमसे कह रही हूँ अपना ख्याल रखना। और जहान ने कहा, ठीक है समझ गया। ठीक है, तो वो दोनों शांत हो जाते हैं। तभी सुजन ने कहा, मेरी बात तो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा लवर? जहान ने कहा, सुजन ने कहा, अरे बताओ भी, वो कब आएगा? जहान ने कहा, वो इवेंट अटेंड करने गया हुआ है, 1-2 हफ्ते लगेंगे। सुजन ने कहा, 2 हफ्ते? माय गॉड, मेरा पूरा जान कैसे रह पाएगा? जहान ने कहा, बकवास बंद करो और जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हें निकलना है। सुजन ने कहा, ठीक है। जहान ने कहा, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, जो कल रात को हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। सुजन, हर बार वक्त मौका नहीं देता। इस बात पर सुजन और जहान दोनों ही शांत हो जाते हैं। सुजन खुद जानती है कि उसकी मेडिकल कंडीशन कितनी ज़्यादा वर्स्ट है, एक भी गलती उसे मौत के मुंह में धकेल सकती है, पर वो भी क्या कर सकती है, उसे सारी जॉब्स करनी ही है क्योंकि वो अपनी सर्जरी के लिए पैसा जुटाना चाहती है और सर्जरी में बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है, इसीलिए वो बाउंड है पूरी तरीके से। बहुत ज़्यादा टेंशन है उसके सर के ऊपर, मेडिकल बिल्स हैं, घर का रेंट है और उसके बाद खुद को सपोर्ट करना है, आगे आने वाले टाइम में सर्जरी के लिए और ज़्यादा पैसा जोड़ना है, बहुत कुछ। यही सारे सोच कर सुजन बस आगे बढ़ रही थी और जहान बस उसे देख रहा था। वो खुद जानता था कि सुजन इस वक्त किस कश्मकश में है, पर वो सुजन को सपोर्ट करेगा वो जहाँ तक हो सके वहाँ तक। वहीं दूसरी तरफ चाइना में 2 दिन के बाद सुबह के लगभग 11 बजे इबो तैयार हो रहा था। सेक्रेटरी जोस के साइड में खड़े हुए थे और उसे बता रहे थे कि आज का इवेंट किस तरीके से होना है। आज बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग है और इबो को अपनी प्रेजेंस वहाँ पर दिखानी है, बट उससे पहले उसे अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी में शामिल होना है। शहर के बहुत सारे लोगों की निगाहें इस वक्त उसके ऊपर होंगी, पर इबो की निगाहें पूरी तरीके से खाली हैं।
उसे खुद भी नहीं पता कि उस वक्त क्या महसूस कर रहा है। अंदर पर सिर्फ एक दर्द है, एक ऐसा खालीपन है जो उसे अंदर ही अंदर निकल रहा है। उसके हाथ पांव ठंडे हैं पर वो बस सामने की तरफ देख रहा है। सेक्रेटरी जो ने कहा, मास्टर आप तैयार हैं? ईबो ने सिर्फ सेक्रेटरी जो की तरफ देखा और नोट किया। सेक्रेटरी जो ने कहा ओके। सेक्रेटरी जो जानते थे कि उनके मास्टर कितनी ज़्यादा तकलीफ में है और आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ भरा ही होने वाला है, इसीलिए वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। वो बस ऐसे ही ईबो को देखते रहते हैं। तभी पीछे से एक स्टाफ की एंट्री होती है। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मास्टर ये कहते हुए उसने अपना सर झुका लिया था। ईबो ने उस स्टाफ की तरफ देखा। सेक्रेटरी जो ने भी देखा। ईबो ने कहा कुछ काम है? उस स्टाफ ने कहा एक्चुअली मास्टर आपके कपड़ों में से ये निकला था, आई मीन वॉश किए थे तो उनमें से ये निकला था। ये कहते हुए उसने एक एनवलप ईबो की तरफ पास किया। तभी सेक्रेटरी जो को लगा ये शायद कुछ पर्सनल मैटर हो सकता है, इसलिए उन्होंने ईबो की तरफ वो करते हुए कहा, मास्टर मैं चलता हूँ और बाकी सारे अरेंजमेंट को मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। ईबो ने कहा ओके ठीक है। ये कहते हुए उसने सेक्रेटरी जो को नोट किया और वो वहाँ से चले गए थे। अब ईबो उस रूम में अकेला था और उसके हाथ में वो एनवलप था। उसके दिमाग में ये सवाल कि ये किस चीज़ का एनवलप है। जहाँ तक उसे याद है उसकी पॉकेट में तो ऐसा कोई एनवलप नहीं था। उसने उस हाउस हेल्प की तरफ देखते हुए कहा, आर यू श्योर ये मेरे कपड़ों में से ही निकला है? उस लेडी ने तुरंत सर झुकाते हुए कहा, जी मास्टर ये आपके कपड़ों में से ही निकला है। आई मीन आपके कपड़ों की लॉन्ड्री की गई थी तो उसमें से ही निकला था। मुझे लगा आपके कोई काम का होगा इसीलिए। ईबो ने कहा ठीक है आप जा सकती हैं। ये कहते हुए वो हाउस हेल्प तो वहाँ से चली गई। अब ईबो उस एनवलप की तरफ देख लगा। उसने उस एनवलप को खोला और उसमें से वो पेपर निकाल कर बस पढ़ने ही वाला था। तभी उस रूम में चैंग की एंट्री होती है। चैंग ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम तैयार हो गए? ईबो रुक गया। उसने कहा हाँ हो गया। चैंग ने कहा तो तुम्हारी फियांसे तुम्हारा वेट कर रही है। ये सुनते के साथ ईबो की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। उसने कहा लूसी आ गई? चैंग ने कहा ऑफ कोर्स ऑन टाइम, कम ऑन जल्दी करो, हमें लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है तो उसने ईबो की तरफ देखा। ईबो सिर्फ चैंग की तरफ देखता है। चैंग ने कहा जल्दी करो। ईबो ने कहा ठीक है चलते हैं। ये कहते हुए उसने पेपर को वापस से फोल्ड किया और अपनी पॉकेट में रख लिया। शिट, ईबो अभी भी उस पेपर को नहीं पढ़ पाया। सो हे एवरीवन, क्या लगता है आपको, क्या ईबो उस पेपर को पढ़ पाएगा? और जब वो पढ़ेगा तो ईबो का क्या रिएक्शन होगा? एनी गेसेस? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है और कब ईबो उस पेपर को पढ़ता है। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग मुझसे कंप्लेन करना तो बहुत अच्छे से जानते हो। आई मीन अगर मैं वीडियो अपलोड ना करूँ तो आप मुझे बहुत सारे कंप्लेन करते हो, मैसेजेस करते हो एंड लिटरली हर कमेंट सेक्शन में ये कहते हो कि मैं वीडियो को हर रोज़ अपलोड करा करूँ। पर जब वीडियो अपलोड होने के बाद उसको लाइक करने की बारी आती है या उस पर अपने थॉट्स देने की बारी आती है तो कोई भी कुछ नहीं करता। हमें इतना ठंडा रिस्पॉन्स होता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि सीरियसली यार स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग भी मोटिवेशन दिखाया करो ना, जिससे मेरे अंदर भी मोटिवेशन आए। वीडियो को लाइक किया करो, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक किया करो। एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करो कि क्या चीज़ गलत है तो इससे मैं उसे ठीक कर सकूं। अगर ठीक है तो उसके बारे में मुझे बताया करो। कुछ तो कुछ तो बताया करो ना। आप कुछ नहीं बताते और ना ही वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी में आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है और फिर मेरा भी इंटरेस्ट कम हो जाता है स्टोरी को बनाने में, अपलोड करने में। लिटरली मेहनत लगती है स्टोरी को सोचने में, उसे अपलोड करने में। पर जब आप लोगों का ठंडा रिस्पॉन्स आता है तो लगता है फिर भी सारी मेहनत फिजूल है। तो बस ये कहना था कि थोड़ा तो रिस्पॉन्स दिखाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।